बाजार के लिए साल के सबसे बड़े दिन पर बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत जी बिजनेस पर बजट के महा कवरेज की। गुड मॉर्निंग दीप, बड़े दिन के लिए तैयार है आप? एब्सोल्युटली सर, पूरा पैनल तैयार है, पूरी टीम तैयार है, पूरे जोश के साथ तैयार है। बट एक कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहूंगा, ये आपकी लुक बहुत ही अरे थैंक यू सो मच। नई तरह की लुक कहाँ से? देखिए, आपके साथ बैठकर अगर स्मार्ट दिख जाए तो ये अचीवमेंट है अपने आप में क्योंकि दीप जैसे यंग और मतलब मोस्ट एलिजिबल बैचलर के पास आप बैठे हो तो थोड़ा तैयार होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और उम्मीद करते हैं जैसा आप और हम और जैसा हमारा चैनल हमारा पैनल अच्छा लग रहा है, वित्त मंत्री आज वैसा ही दमदार बजट पेश करे, क्योंकि एक बूस्टर डोज की जरूरत इकोनॉमी को है, एक बूस्टर डोज की जरूरत बाजार को भी है। एब्सोल्युटली सर, और बूस्टर डोज की जरूरत है और यही हमारी थीम भी है। ग्रोथ बूस्टर जी हमारा हैशटैग भी है, जिसके जरिए आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। और पूरा दिन ही सर आज बड़ा हमने हमारे एक्सपर्ट्स और पूरी टीम के साथ प्लान एब्सोल्युटली। और इससे पहले कि हम पूरा विश्लेषण करें बजट में क्या कुछ हो सकता है, एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें कि आज क्या है खास आपके लिए इस बजट में। बजट स्टॉक एक्सचेंज जो आप हर रोज, हर बजट पर, हर रोज तो नहीं, हर रोज तो आप हमारे सारे एक्सपर्ट से मिलते हैं, लेकिन हर बजट पर आप बजट स्टॉक एक्सचेंज का करते हैं इंतजार। और आज भी पूरा दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। जो मुंबई से बाहर से हमारे खास एक्सपर्ट्स हैं वो आ चुके हैं, मुंबई के एक्सपर्ट्स भी समय से आ चुके हैं, तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं बजट स्टॉक एक्सचेंज में। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, देखिए नाम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे सजधज के साथ बिल्कुल तैयार है। तो बस जल्दी ही बजट स्टॉक एक्सचेंज में हम चलेंगे और हमारे सारे एक्सपर्ट से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा भी दिन भर बाजार के और इकोनॉमी के और साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे दिग्गज आपको मिलेंगे दिन भर जी बिजनेस पर। रियल टाइम बेसिस एनालिसिस आपको होगा और बजट रिसर्च लैब में हमारे सारे मेहमान जो जुड़ने वाले, अरुण गिरी, विजय मंत्री, वरिंदर बंसल, टीपी ओसवाल साहब, अजय बग्गा साहब और सौरभ मुखर्जी, ये 6 मेहमान वो हैं जो आपका बजट के भाषण के दौरान, बजट के तुरंत बाद बजट की बारीकियों का आपके सामने रखेंगे विश्लेषण। इसके अलावा कॉर्पोरेट दिग्गज होंगे हमारे साथ, बाजार के दिग्गज होंगे हमारे साथ, आनंद राठी साहब, आशीष चौहान साहब, विक्रम कोटक जी और राहुल अरोड़ा, निर्मल जैन, आशीष सोमैया साहब हमारे साथ होंगे। और शाम को 4 से 5 बजे एक पावर पैक पैनल भी होगा। उससे पहले हीरानंदानी साहब, अजय सिंह, अनीश शाह साहब, महिंद्रा के संगीता रेड्डी जी, कॉर्पोरेट के बड़े चेहरे हमारे साथ होंगे। और साथ में होंगे 4 से 5 बजे ये 4 महारथी जो बजट की बारीकियों को समझाएंगे और बाजार के लिए आगे दशा दिशा तय करने का काम करेंगे। रामदेव सर, मधु सर, सुनील जी और साथ ही नीलेश भाई, इन सबसे करेंगे शाम 4 से 5 हम मुलाकात। एब्सोल्युटली सर, तो पूरा पैक्ड डे है, पूरा पावर पैक पैनल भी है तैयार और इसी के करते हैं शुरुआत सर। ऑफ कोर्स बजट की बात है तो आपसे तो सवाल बनेगा ही। इस समय बाजार की बजट से क्या बड़ी उम्मीदें हैं? काफी सारी चीजों की बात हुई है, बट ऑफ कोर्स अगर हम की प्रायोरिटीज की बात करें या कुछ बड़ी बातों की बात करें तो बाजार की क्या उम्मीदें हैं इस बार? दीप, सबसे बढ़िया बात है कि बाजार की कोई उम्मीद ही नहीं है। ये अपने आप में बड़ी चीज है कि हर बार बजट पर आपको ये उम्मीद रहती है कि वित्त मंत्री ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन इस बार बाजार ये चाहते कि कुछ खराब न करे। कुछ खराब ना करा तो वो भी अच्छा है। तो पहली चीज तो है कि बाजार की पोजीशनिंग कैसी है बजट में जाने से पहले। और इतने बजट मैंने देखे हैं दीप, मेरे ख्याल से इससे हल्का बाजार मैंने बजट में जाने से पहले नहीं देखा। चाहे वो आप ट्रेडर्स की पोजीशन देखें, चाहे वो एफआईएस की पोजीशन देखें, बहुत ही हल्के बाजार है। आपका पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है, आपके एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 30-32% के आसपास है। मतलब जो मार्च 2020 की पोजीशंस हुआ करती थी वैसी पोजीशंस है। पिछले 3 महीनों में जो हर सीरीज में हल्का फुल्का करेक्शन जो मिला उससे ट्रेडर्स काफी हल्के हो चुके हैं। सो अच्छी बात ये कि बाजार पोजीशन के लिहाज से भी हल्के हैं और इमोशंस के लिहाज से भी हल्के। करेक्ट सर, बिल्कुल दोनों ही कम है। इमोशंस भी नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप ये सोचे कुछ खराब ना हो वही अच्छा है तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, वैसा वाला हाल है। तो इस बार अगर बजट में कुछ भी खराब नहीं आए तो वो ही अच्छा माना जाएगा। तो मेरा ये समझना है कि बहुत अच्छे पोजीशंस के साथ जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है, कल थोड़ी तेजी हो गई, आज थोड़ी और होगी बजट में जाने से पहले। तो ये 500 पॉइंट जो बढ़ गया, अगर ये 500 पॉइंट और नीचे होते, 17,000 के आसपास होते, तब तो कहना ही क्या। लेकिन एक तरह से अच्छा है दीप कि अगर हम 17,500 के आसपास बजट में घुसेंगे तो 16,400 16,600 की रेंज में जो हमने करेक्शन दिखाया है,
18,350 से 2,000 पॉइंट का, अब वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो आप नया लो नहीं बनाएंगे। अगर नया लो नहीं बनाएंगे तो लॉन्गर टर्म चार्ट पे आपका बाजार खराब नहीं होगा। तो अगर बजट खराब भी हो जाए, आप 17,500 पर, तो कितना 1,000 टूट जाएंगे। करेक्ट, 1,000 मतलब 5% होता है। तो इससे ज्यादा तो बजट की ताकत भी नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा तो गिराने की बजट की ताकत भी नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके लिए कुशन बन गया। मेरा ये मानना है कि बजट के बाद 2 से 3% की रेंज रह सकती है, ऊपर या नीचे की तरफ, जहां से भी आप बजट में जा रहे हैं। सपोज 17,500 पर जा रहे हैं तो 16,850, 16,900 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप 17,500 से ऐसे देखेंगे, 18,000, 18,150 ऊपर की रेंज हो जाएगी। तो मेरा ये समझना है बजट के बाद 2 से 3% का मूव आपके लिए आ सकता है। और ये 2 से 3% का मूव क्लोजिंग बेसिस पर कहीं भी आ जाए, उसके बाद अगले 2-3 दिनों में बाजार अपने आप को एडजस्ट करके सेटल करने की कोशिश करेंगे और फिर नया मूव ग्लोबल मार्केट्स के दम पर डिसाइड करेंगे। तो ये बजट का ओवरऑल सेटअप है बजट में जाने से पहले। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, हल्के बाजार हैं, थोड़ा रिबाउंड हुआ है, पर अच्छा सेटअप बाजार का दिख रहा है सर। पर हमारी जो इस बार की थीम है ग्रोथ बूस्टर, और हमारा हैशटैग भी है ग्रोथ बूस्टर जी। अगर ये बजट ग्रोथ बूस्टर होना है तो कैसे हो सकता है ये बजट, ये बताएं सर। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए जी? पैसे। और पैसे अगर वित्त मंत्री दे दे, हाँ, चाहे तो खुद खर्च करे, चाहे हमसे करवाए, हम तैयार है खर्चा करने के लिए। एब्सोल्युटली। आप दीजिए, टैक्स कट कीजिए। इस बार पर्सनल टैक्सेशन में कटौती के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जी। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और उसका रीजन बताता हूँ। 25% कॉर्पोरेट टैक्स लाने के बाद लाइफ टाइम हाई कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है आपका। तो इसका मतलब क्लियर कट है, ये प्रूव हो चुका है। और ये भी तब जबकि आप कोविड के समय से जूझ कर निकले हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है, जितनी टैक्स की दरें नीचे रहेगी उतना टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। और जो काम उन्होंने वित्त मंत्री ने किया है कॉर्पोरेट्स के लिए, अगर वही कर दे, दुनिया याद करेगी नहीं। करेक्ट, दोनों को, वित्त मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी। अब टाइम आ गया कि आप पर्सनल टैक्सेशन की दरों को भी 25% पर लेकर आए। फिर आप देखिए क्या टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। चलिए, ऊपर से नीचे ना करें, नीचे से ऊपर करें। तो जो नीचे के तबके के लोग हैं, 15 लाख तक के लिए आपके पास न्यू और ओल्ड रिजिम का है, बढ़ाइए ना। 15 लाख में आजकल क्या होता है, अगर उसमें भी आप 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे करा दे तो बचता क्या है टैक्स वैक्स कटने के हटाने के बाद। तो मेरे ख्याल से पर्सनल टैक्सेशन में कहीं न कहीं रिलीफ देने की जरूरत है। या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप बढ़ा दें, या जो हम इन्वेस्ट करके पैसा बचाते हैं वो बढ़ाएं। वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप टैक्स की दरें कम करें या स्लैब्स ऊपर कर दें, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए खर्च करने के लिए। और एक चीज़ बताऊं दीप, कि जो पैसा बड़ा खर्च करता है वो मिडिल क्लास करता है। अगर आप जिसकी कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर उसका टैक्स कम ज़्यादा कर भी दें बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बचत में जाता है। लेकिन जो 10, 15, 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोग हैं, अगर उनकी जेब में 25,000 रुपए साल में आप ज़्यादा डाल दें तो वो जाकर स्पेंड करेंगे, वो इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। तो मेरा ये मानना है कि लोअर स्लैब पर करने की ज़्यादा जरूरत है। अपर स्लैब में करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोअर स्लैब से आप इनकम टैक्स में रिलीफ दें। पहली चीज ये करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि घर खरीदारों को थोड़ी सी टैक्स में राहत और बढ़े। जो ब्याज पर आपको छूट 2 लाख रुपए तक की मिलती है, 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट पर मिलती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और एक्स्ट्रा छूट है 2 लाख की। मुझे लगता है कि अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रियल एस्टेट वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और अगर इस एक सेक्टर को आपने संभाल लिया तो 500 और आसपास की मैन्युफैक्चरिंग वाली सेक्टर जो है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक इस सेक्टर को संभाल ले, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि घर खरीदारों को और ज्यादा टैक्स छूट देने। देखिए, एक तो है ना कि पड़ा हुआ मरा हुआ सा सेक्टर हो, उसको हिलाओ कुछ होता नहीं है। और एक जो मोशन में चल पड़ा है उसको हल्का वो दौड़ पड़ेगा। सो ये सेक्टर इस वक्त वो मोशन में आ चुका है, हल्का सा पुश दीजिए, दौड़ पड़ेगा और इकोनॉमी को दौड़ा दे। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये जो सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं वित्त मंत्री जी। देखो, हम इतने भी सेल्फिश नहीं है, हम आपके बारे में भी सोचते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाइए। अब आप सोचेंगे आपके लिए कैसे? आप ही को आईपीओ लाना है LIC का, आप ही को सबसे बड़ा डाइवेस्टमेंट करना है। आप देख रहे हैं 3 महीने से FIs भारत छोड़ो आंदोलन में छोड़ कर बेच कर भाग रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करिए 0। वादा पहले पुराने वित्त मंत्री का था, STT आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वापस नहीं लगाएंगे। चलिए, मजबूरी थी, जरूरत थी, लगा दिया। अब इसको कर दीजिए 0। आप देखिए जो मार्केट में मूल माहौल बनेगा और आपका डाइवेस्टमेंट ऐसे मक्खन की तरह निकलेगा। दूसरी बात, जो हमारे नए खिलाड़ी पिछले 1.5-2 साल में मार्केट में आए, वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बनेंगे। तो अगर आपके टैक्स में छूट मिलती है तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा, और आना जाना कुछ नहीं है, 10,000 करोड़ मिलता है मुश्किल से, कौन सा बड़ा टैक्स आ रहा है? करेक्ट। लेकिन जो काम आपका होगा, मतलब आप 1.5 लाख 2-2 लाख करोड़ के IPO ऐसे निकाल पाएंगे, आप देखते रह जाएंगे।
तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चीज, बोल्ड डिसीजन है। अगर वित्त मंत्री ले ले तो कहना ही क्या, मजा आ जाएगा, मजा आ जाए। और एक चौथी चीज जो थोड़ी सी बड़ी थीम के तौर पर, 3 चीजें हैं जहां फोकस कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रूरल इकोनॉमी। इन 3 जगह सरकार को पैसा खर्च करना है। आपके पास पैसा बहुत है, ये जो पैसा बहुत है इसको इधर उधर सब्सिडी में मत बांट दीजिए, इसको काम में लगाइए। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे साथ भी होता है, बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा अगर समझो बोनस मिल जाए ये, तो हम सोचते हैं चलो यार ठीक है ना, थोड़ा आलतू फालतू खर्च कर देते हैं। ये प्रॉब्लम वित्त मंत्री के साथ भी आ सकती है, क्योंकि टैक्स बहुत आया है ना। सो यहीं पर कंट्रोल करने वाली बात है। तो आप इस पैसे को ढंग से लगाइए। और ये काम आपने कर दिया कि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ रही है, रूरल इकोनॉमी में आप पैसा मनरेगा में डालिए, स्कीम्स में डालिए, सब्सिडी में मत बांटिए। राइट। तो ये काम आपने कर दिया तो मुझे लगता है कि फिर कहना ही क्या, फिर अलग ही डायमेंशन में 4 चीजें कर लिए, चौका लग जाएगा आपका। डन सर। बूस्टर डोज। तो ये है बजट की बूस्टर डोज जो आपको बाजार के लिए मिलेगी। ग्रोथ बूस्टर बजट जो हमारी थीम है इस बार, इस तरह से आपको ग्रोथ बूस्टर मिल सकता है। तो चलिए, समय कम होते जा रहा है, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं बजट के लिए। तो आइए सर, आज का पहले सेटअप समझना जरूरी है। और आज हमने 2 तरीकों से डिवाइड करा है, बिल्कुल। तो प्री बजट और पोस्ट बजट। हाँ, तो पहले प्री बजट लेवल्स में आपको जल्दी से दे दूं और आपको संकेत भी बता दूं। प्री बजट में पॉजिटिव है ग्लोबल संकेत, FIs के नेगेटिव ही हैं, पता नहीं कब रुकेंगे बजट के बाद शायद। घरेलू फंड्स पॉजिटिव हैं, FNO संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो नेगेटिव कम है, एक ही FIs की सेलिंग, पॉजिटिव 4 है, न्यूट्रल ट्रेंड है। और सेंटिमेंट आपने अगर बजट पे पॉजिटिव रखा है तो इससे बड़े क्या हो सकता है। बिल्कुल। और दीप, शुक्रवार से हम बात कर रहे थे कि हो गई एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, बाजार जाने को तैयार है ऊपर, न सिर्फ हम, अमेरिका भी बढ़ रहा है। राइट। आइए प्री बजट लेवल्स आपको दे दूं। सपोर्ट 12,275 12,300 है प्री बजट लेवल पर, क्योंकि आप गैप से खुलेंगे, उसके बाद ये 25 पॉइंट आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,525 17,650, ये रेंज है बजट से पहले की, जहां पर जाकर कहीं न कहीं आप रुकेंगे, अटकेंगे। बैंक निफ्टी के लिए रेंज, सपोर्ट रेंज बहुत नजदीक है, 37,700 37,850 तुरंत सपोर्ट है बजट से पहले। और बजट के पहले ऊपर की रेंज जो बनेगी वो 38,350 से 38,500 की बनेगी। तो दीप, ये ऊपर के, ये बजट के लेवल्स हैं, बजट से पहले के लेवल्स हैं। 38,350 38,500। अंडरस्टूड सर। सेंटिमेंट भी अच्छा है। बजट के बाद सर? बजट के बाद की मैंने 2 लेवल निकाले हैं। पहला इमीडिएट सपोर्ट, चूंकि हम 17,500 पर होंगे, तो इमीडिएट जो सपोर्ट निकल कर आएगा बजट के लिए वो आएगा बजट के बाद। अगर कोई बड़ा मूव आता है तो 16,850 16,900। अगर वित्त मंत्री कुछ बहुत ही खराब कर दे, मतलब ऐसा खराब कि मतलब जो आप और मैं सोच ना पाए, न सोच रहे हैं, तो फिर 16,425 16,625 पे जाके रुकेगा सर। 1000 पॉइंट की बात। हाँ, तो 1000 पॉइंट 5% होता है। 5 से 6%, तो फिर तो हम क्या करें? ये तो वित्त मंत्री के हाथ में, वो चाहे, लेकिन लेवल ये है। अच्छा, 16,850 16,900 के नीचे फिर गए तो फिर आपका ये लेवल है, अगर बहुत खराब आया तो। एक बार जरा फिर से समझा देंगे सर, बजट से पहले और बजट के बाद दोनों का? हाँ, बजट से पहले का लेवल सिंपल है दीप। निफ्टी पर सपोर्ट है 17,325 17,375 17,275 17,300। ओके, ठीक है। ऊपर 17,525 17,650। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी का बहुत नजदीक सपोर्ट है 37,700 37,850। ओके। ऊपर 38,350 38,500। ये बहुत छोटे छोटे लेवल बजट के पहले तक के। ठीक है। बजट के बाद के लिए 16,850 16,900 यहाँ रुक जाना चाहिए जी। लगता नहीं इसके नीचे, लेकिन बजट के दिन है तो आपके हाथ में रहना चाहिए रेंज, तो आपको पता रहे कि बहुत खराब हो गया तो क्या। तब ये है 16,425 16,625। ऊपर कितना? 17,750 17,850 तुरंत रेंज है रुकावट की। ठीक है। जिसके नीचे आपका ट्रेंड न्यूट्रल हुआ था जी, यहां रुक जाएंगे। अगर पार हुए 18,100 18,150 वहां जाकर रुकेंगे, यह फाइनल रेट। ठीक है। बैंक निफ्टी जी 37,050 37,225 बजट से ठीक पहले का सपोर्ट है। ओके, सॉरी, बजट के बाद का बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएंगे। अगर गए तो 37,300 माफ कीजिएगा 36,375 36,525 वहां जाकर बैंक निफ्टी रुक जाएगा। आप अभी 38,000 के आसपास है। यस सर। ठीक है, 38,500 मान लीजिए, 2,000 पॉइंट की ये 6% के आसपास की बैंक निफ्टी की रेंज नीचे की आती है। 3 से 6% की रेंज निकल कर आती है, बड़ी रेंज। हाँ, अगर ठीक ठाक नॉर्मल सा बजट निकला, नो इवेंट टाइप का, 2 से 3%, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकला तो 5 से 6%। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक आपको वोलेटिलिटी प्रीमियम डेटा ये बता रहे हैं। ऊपर 38,725 38,850। ठीक है, जहां तक हम अभी पहुंचे इस रनअप में, इसके पार निकले तो 39,000
239,500 तक जाने की रेंज बैंक निफ्टी की बन सकती है। इसके ऊपर 38,725, 38,850 तो यही है। इसके ऊपर गए तो 39,200, 39,500 तक जा सकते हैं, वहां तक जाने की जगह बनती है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये है आपके लिए सारी बड़ी रेंजेस। डेटा क्या कह रहा है सर इसमें? डेटा एफआईएस का 28% से बढ़कर 32% आया है, ठीक है, कंफर्टेबल है, अभी भी हल्के हैं। पुट कॉल रेशो उल्टा 0.92 से 0.91 हुआ, कमी हुआ है, कंफर्टेबल है, दोनों ही कंफर्टेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं। विक्स थोड़ा बढ़कर आया, बजट के एक दिन पहले विक्स बढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉसेस दे दूं, लॉन्ग पोजीशन पर 17,250 का रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर 37,500 का रखिए इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट अगर आप हैं, क्योंकि आप गैप से खुल रहे हैं इसलिए और ऊपर का दे रहा हूं 17,650 जी, नहीं तो वैसे तो आपका शॉर्ट पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 17,425 के ऊपर तो पक्का ही हो जाता है, जिसके ऊपर आप खुलेंगे। उसके बाद खुलने के बाद कहाँ रखना है, वो 17,650 हो सकता है अगर आपकी ताकत उतनी है तो, नहीं तो फिर पहले ही काट लें। बैंक निफ्टी पर 38,850 का होता है, अगर आपको छोटा रखना है 38,250 का रखें, ये आपके स्टॉप लॉस है। बाकी आज मैं अलग से बाय और सेल की स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ, सेल की बजट के पहले करना नहीं है। बाय की स्ट्रेटेजी में आप गैप से खुलकर लेवल के आसपास ही पहुंचेंगे, लेवल 500 525 है, उसके बाद 600 650 है, ये रेंज है आपके लिए बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 38,350 38,500, उसके बाद 38,725 38,850 ये रेंज है, जो लेवल मैंने सारे आपको दे दिए। ठीक है सर, अंडरस्टूड। एक बार जरा एफआईएस का भी डेटा टच तो कर ही लें सर। एफआईएस के डेटा पे अब तक कल तक के डेटा का अब कोई वैल्यू नहीं है ना, एफएनओ के डेटा की बहुत वैल्यू है। अब हम आज जो होगा देख लेंगे, ठीक है सर, क्योंकि अब जो इन्होंने बजट के पहले जो करना था वो कर दिया, अब उस डेटा की रिलेवेंस नहीं है। बजट अगर अच्छा आया तो सब भागेंगे दौड़ेंगे, सबसे ज्यादा यही दौड़ेंगे लेने के लिए, दौड़ेंगे बिल्कुल। चलिए तो अच्छा है। एक और चीज कर सकते हैं, कुछ एफआईएस के टैक्सेशन को लेकर भी अगर कुछ कमाल कर दे, क्योंकि काफी समय से एफआईएस की ये डिमांड है कि हमें दूसरे देशों के मुकाबले में आपके यहाँ 10% टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, करेक्ट। तो अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कि समझो आप चाइना में 10% टैक्स आता है, हमारे वहाँ 9 आता है, हमारे यहाँ 10 आता है, या वहाँ 10 आता है, हमारे 11 पड़ता है इफेक्टिवली, अगर उसको कम कर लें तो भी एफआईएस दौड़कर फिर आ जाए, जबरदस्त एक्शन बनेगा। खाली एक छोटा सा बस टैक्स में हल्की सी लॉन्ग टर्म में या कहीं एफआईएस के टैक्सेशन में चेंज कर दें तो काम हो जाए, हमारे बाजार खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए कुछ बड़ी उम्मीदें और बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, प्री बजट पोस्ट बजट दोनों लेवल्स अनिल जी ने आपको समझा दिए हैं। स्टॉक्स भी आज काफी सारे एक्शन में होंगे। पोस्ट बजट तो ऑफ कोर्स जो इंपैक्ट आएगा उसकी बात करेंगे, प्री बजट कहां पर रखनी है नजर ये भी आपको बताएंगे। स्टॉक से न्यूज और पूरा का पूरा ब्रोकरेज एक्शन। बस एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे इन सब आगे। बजट के ऐलान से ज्यादा बढ़कर एक और शानदार अपडेट। आज बजट के दिन क्रेड 1 लकी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स का भुगतान कर रहा है। क्रेड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान कीजिए और पाइए 100% टैक्स बैक। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाय मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू? आई रुत मस्तानी। सोच क्या रही है? फेरे तो हो गए। इम्पॉसिबल। वो क्या होता है? Yatharth is not just one word. It is the passion of our doctors. 3 hospitals, 300 plus doctors,
1100 bed, your health companion, your Yatharth Hospitals. बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बजट की है पूरी तैयारी और बाजार भी बढ़िया मूड माहौल में है इस समय। इससे पहले कि बजट की बात करें और हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े, एक बार आपको बता देते हैं कि आज कहां पर रखनी है आपको नजर, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं। नतीजों का सीजन भी फुल फ्लो में है इस समय, तो ढेरों नतीजे आए हैं, ढेरों नतीजे आने वाले हैं, कुछ खबरें भी हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस का भी काफी कुछ कहना है आज। तो हमारी पूरी रिसर्च की टीम के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कहां रखनी है आज के लिए आपको नजर। तैयार है मेरे साथ कुशल, वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष। स्वागत है आप सबका और गुड मॉर्निंग। करते हैं आज की तैयारी, ढेरों स्टॉक्स हैं। बिल्कुल कुशल बताइए। यस। तो गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए नंबर्स के लिहाज से अदानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। निफ्टी से, F&O स्पेस से, चोलामंडलम में इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, साथ ही इंडियन होटल और JSPL के नतीजों पर आपको नजर रखनी है। कैश स्पेस से गुजरात अंबुजा, KPIT टेक, कंजाई नेरोलैक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर भी फोकस आपका बना रहना चाहिए। अदानी विल्मर के IPO के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा भी आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर 17.37 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है सेगमेंट का, वो 3.92 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। पोस्ट मार्केट नंबर्स में सबसे पहले टाटा मोटर्स नंबर्स अनुमान से कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। आय करीबन 4.5% गिरकर 72,229 करोड़ पर आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 76,800 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है 9.4% पर आई है। इनफैक्ट हमारा अनुमान यहां पर भी ज्यादा था, 11% का। मुनाफे के लिहाज से इनफैक्ट आप कह सकते हैं घाटा जो है कंपनी का 250 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1,500 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी ने दिया है। लार्जली अदर एक्सपेंसेस और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस है उसके बढ़ने से यहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है आपको EBITDA और साथ ही मुनाफे पर। साथ ही JLR की जो वॉल्यूम्स है वहां पर भी थोड़ा इंपैक्ट आया है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से, तो यहां पर नजर रखिए। और अंत में आपको IOC के नंबर्स पर भी नजर रखनी है, क्योंकि यहां पर आय बेटर देन एस्टिमेट्स आती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन और मुनाफा वो थोड़ा सा अनुमान से कमजोर है। आय करीबन 23% बढ़ी है, बट कामकाजी मुनाफा में 15% की गिरावट रही है और कंपनी की मार्जिन जो है 8.2% के मुकाबले 5.6% पर आई है। हमारा अनुमान 8.2% का था और मुनाफा भी लगभग 7.5-8% गिरकर 5,860 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर रखनी है आपको नजर। ऐसे ही ढेरों नतीजे वरुण के पास भी हैं। वरुण, मॉर्निंग बताएं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग दीप। तो शुरुआत ऑयल मार्केटिंग कंपनी से करता हूँ। यहाँ पे HPCL नतीजे कमज़ोर है, करीब 1.9% के आसपास मार्जिन आया है। मुनाफा ज़रूर गिरा है 55% के आसपास का, और रेवेन्यूज़ ज़रूर बढ़े हैं करीब 16% के आसपास। BPCL यहाँ पे भी नतीजे कमज़ोर हैं, क्योंकि रेवेन्यूज़ 23.9% बढ़े, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन पे हिट है। 5.5% से गिर के 4.2%, उसके चलते मुनाफा जो है 8.5% गिरा है। हालांकि 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है, 11 फरवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट है। नवीन फ्लोरिन नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यू 23% बढ़े हैं, मार्जिन फ्लैट रहे हैं, जबकि गिरावट का अनुमान था। मुनाफा जो है 17% बढ़ा है। DLF ऑपरेशनली वीक नंबर्स है, रेवेन्यूज़ तो फ्लैट रहे हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 33.64% पे आए हैं। हालांकि बड़े हैं, लेकिन अनुमान 36% का था, मुनाफा 16% गिरा है इस कंपनी का। वहीं कैश में अगर देखेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आज के सबसे बेहतरीन नतीजे इसी कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यूज 71% बढ़े हैं, मार्जिन्स में बढ़ोतरी है करीब 6% के आसपास की, और मुनाफा जो है 132 करोड़ से बढ़ के सीधे 311 करोड़ पे आया, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और गोदावरी पावर यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 47% बढ़े हैं, मार्जिन्स में करीब आधे % के आसपास की बढ़ोतरी है, मुनाफा जो है 46% बढ़ा है। तो कैश में ये 2 दमदार नतीजे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ दमदार कैश के भी नतीजे। देवांशी, मॉर्निंग बताएं, आपके पास भी कुछ नतीजे और खबरें भी हैं, क्या हैं ये?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल कमजोर नतीजे यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। कुल आय 1.5% तक कम होती हुई, कुल आय 1.5% बढ़ी है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो इस बार कम होते हुए दिखे हैं। 9.1% से घटकर 7.2% रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 20% तक घटता हुआ दिखा और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 35% तक कम होता हुआ दिखा है। कुल ऑर्डर बुक जो है वो 24,000 करोड़ पर आते हुए दिखी है। एडीए फूड्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शानदार नतीजे नहीं हैं। अब देखिए जो आय है वो 18% तक बढ़ती हुई जरूर दिखे, लेकिन कामकाजी मुनाफा मार्जिन इस बार कम होते हुए दिखे हैं। 19.4% तक के मार्जिन थे, वहां से कम होकर इस बार करीब 16% के जो मार्जिन हैं वो इस बार कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं और जो मुनाफा है वो केवल 2% तक बढ़ता हुआ दिखा है इस तिमाही में। इसके साथ ही यूको बैंक यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। कुल मिला के जो असेट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आती हुई दिखी है। 8% पे आई है, 9% से घटकर नेट एनपीएस भी 3.37% से कम होकर 2.81% पे आते हुए दिखे हैं। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 25% तक की बढ़त है और मुनाफा भी इस बार आप देखिए 35 करोड़ था, वहां से बढ़कर 310 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही सुबैक्स कमजोर नतीजे हैं। कुल आय 6% तक कम हुई है, कामकाजी मुनाफा 60% तक गिरता हुआ दिखा है और मार्जिन भी 9.2% पर आते हुए दिखे, 22% से घटकर। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स अच्छे नंबर्स हैं। अब देखिए जो मुनाफा है वो 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, आय में भी 8 गुना बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन भी इस बार अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे, 29%। क्वार्टर भी इस बार अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। और जीएसटी डेटा इस पर आप नजर रखिए, स्पेशली आज के दिन, क्योंकि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.38 लाख करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले महीने 1.29 लाख करोड़ था। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, ये एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। बजट से पहले ये डेटा आपके सामने भी आया है। पर आइए ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं। एफआईआर के लिए आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कहना है आज ब्रोकरेजेस का। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई। सबसे पहले अगर आप देखें तो सन फार्मा यहाँ पर रिपोर्ट आई है, सीएलएसए की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1100 रुपये का लक्ष्य दिया। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है सीएलएसए दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने भी जो है रेटिंग को अपग्रेड किया है और लक्ष्य बढ़ाया, 695 से बढ़ाकर 810 कर दिया, करीब करीब। हालांकि जो है 835 की कल की क्लोजिंग है। सिटी खरीदारी किराए दे और लक्ष्य बढ़ाकर 1070 कर दिया। कमेंट्री अगर आप देखें तो सब मान रहे कि इनका जो स्पेशलिटी कारोबार है यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और आगे जाकर भी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो जारी देखने को मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस पर नजर रखेगा। बीपीसीएल की तरफ से बीपीसीएल के नतीजों के बाद जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 397 की क्लोजिंग है, 540 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 550 के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी किराए दे रहे 540 के लक्ष्य के लिए। एचपीसीएल यहाँ पर भी देखें तो नतीजे कमजोर है, हालांकि सिटी का जो व्यू है अभी भी बरकरार है, खरीदारी किराए दे रहे 314 की कल की क्लोजिंग है, 400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज ने भी 400 रुपए का लक्ष्य दिया खरीदारी किराए के साथ और ओवरवेट की रेटिंग दे रहे जेपी मॉर्गन 365 के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि थोड़े से इन्वेंट्री लॉसेस के चलते हल्के नतीजे आपको जो है कमजोर देखने को मिले। यूपीएल कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे और अच्छी रिपोर्ट्स आई है। सीले से जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए, 776 की जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज ने भी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लक्ष्य बढ़ाया, 980 से बढ़ाकर 1005 कर दिया है और ये मान रहे कि इन्होंने तिमाही के दौरान जो कीमतें बढ़ाई थी इसका फायदा इस बार आपको मार्जिन पर देखने को मिला। अंत में टाटा मोटर्स यहाँ पर भी नजर रखेगा, मिलीजुली रिपोर्ट्स आई हैं। सीले से बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए हैं, हालांकि लंबे समय से बेरिश हैं, 408 रुपए का जो है लक्ष्य दे रहे हैं, 518 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो लागत खर्च है उसमें जो बढ़ोतरी हो इसके चलते मार्जिन आपको हल्के कमजोर देखने को मिलेंगे। लेकिन जेफरीज जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की है, 625 से बढ़ाकर 635 कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया 518 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर रखनी है आपको नज़र रखनी है आपको हर घंटे और हर आधे घंटे। हर घंटे आपको मिलेगा जी बिजनेस पर एक बहुत आसान सा सवाल, उतना आसान भी नहीं है सवाल, थोड़ा तो मुश्किल होना चाहिए जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े या कम से कम और कुछ ना तो गूगल तो करना पड़े, उसके बगैर तो इनाम का मजा क्या है। तो आपको हर घंटे हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं और उस सवाल का सही जवाब देने पर कुछ लकी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक इनाम भी, और दूसरा हर आधे घंटे बाजार खुलने के बाद आपके लिए होगा ऑप्शन, हर ऑप्शन के जरिए आपके लिए कमाई का मौका भी। तो आइए हर घंटे का सवाल आपको देना है और सवाल देने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाएं और मैसेज बॉक्स में जाइए, ZB जी बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म ZB है, एक स्पेस दे दीजिए और उसमें आपको जवाब देना है। मतलब जैसे ये 7 बजे का शो था, सवाल था कि वित्त मंत्री किस शहर में बजट पेश करती है, तो आपको बताइए नई दिल्ली। बड़ा आसान है, शुरुआत में आसान है, थोड़ा आगे मुश्किल होंगे। और तो सुनंदा कौशिक हैं जो पहली, अच्छा उनकी ट्विटर हैंडल देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुकूस किचन। अच्छा, सुनंदा जी को हम भेजेंगे कुछ आकर्षक इनाम, वो इस घंटे की विनर रही हैं।
हो सकता है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए तो हमें विनर्स बढ़ाने पड़े, एक से ज़्यादा भी देने पड़े, वो करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, जिस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है। नाम सारे ना बता पाए, लेकिन इनाम हम ज़्यादा देने की भेजने की कोशिश करेंगे। अब अगला सवाल है कि कितने बजे बजट पेश किया जाता है। देख लीजिए कितना बजे, चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए, 3 ही दिए वहाँ, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। 11 PM, 11 AM, 2 PM। हाँ, कैच इसी में है। AM PM में ध्यान रखिएगा, ढंग से सोच समझ कर, जल्दी के चक्कर में मतलब पूरा घंटा है आपको। अब मैं 9 बजे बताऊंगा इसका सही जवाब, तब तक आप करिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अब हाँ, इसके लिए भी सिंपल है, ZB, ये दूसरा वाला सवाल है, तो 2A 2B 2C आपको ये टाइप करके भेजना 575 पर, 57575 पर। और या फिर आप एक काम करो, ट्वीट भी कर दो, हम ट्विटर से भी उठा रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे एक ही कंडीशन है, ये दोनों हैशटैग आपके होने चाहिए, हैशटैग बजट ऑन जी, हैशटैग ग्रोथ बूस्टर जी, क्योंकि हम हैशटैग से उठा रहे, नहीं तो इतना ढूंढने में तो बहुत मुश्किल काम है। तो आप हैशटैग का इस्तेमाल करके अगर ट्वीट करेंगे हम वहाँ से भी ले लेंगे, या फिर आप SMS करेंगे तो हम वहाँ से भी ले लेंगे, ठीक है। तो बस आप जुट जाइए